आज हम लोग उपस्थित हैं अपने आदरणीय गुरु जी के आश्रम में, जहाँ मुझे अवसर मिला है गुरु जी से कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो आज मन के अंदर जो प्रश्न थे, उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मैंने आदरणीय गुरु जी से आग्रह किया कि आज हम लोगों को बताएं कि आत्मरक्षा का आध्यात्म से किस प्रकार का जुड़ाव है। मैं पहले परिचय दे दूंगा आपको कि आदरणीय डीवी राय सर जो आइकिडो गुजू फोरम के चेयरमैन हैं और आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के भी आप चेयरमैन हैं। तो मैं रूबरू हो रहा हूँ अब सर से, और पहला अपनी मन की जिज्ञासा सर के सामने रख रहा हूँ कि आत्मरक्षा का आध्यात्म से किस प्रकार का जुड़ाव है सर, ये हम लोग दुनिया को बताएं आपकी। अखिलेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो सभी देखने वालों को और आपको नए साल की शुभकामना। आत्मरक्षा या युद्ध कला ये बोलिए या इंग्लिश में सेल्फ डिफेंस बोलिए, इसकी हमारे सभ्यता और समाज से बहुत गहरा संबंध है। जब से भारतीय संस्कृति का दर्शन है, तब से मार्शल आर्ट का भी दर्शन है। अब मैं मार्शल आर्ट्स के इतिहास के बारे में आज नहीं बात करूंगा, क्योंकि आपने अध्यात्म की बात किया है। तो जितने भी हमारे पूर्वज या जितने भी हमारे महापुरुष या भगवान हुए हैं, उनकी ही पूजा आज तक हुई है, होती है और होगी, जो कि अध्यात्म से जुड़े हैं। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान थे, लेकिन नरसिंह भगवान की पूजा होती है क्योंकि वो अध्यात्म जुड़ा है। प्रहलाद जी जुड़े हुए थे। फिर त्रेता में रावण सबसे महाबली, महाज्ञानी, महापराक्रमी, उनके जैसा आज तक इस धरती पर कोई विद्वान हुआ ही नहीं है। जो कि भगवान शंकर साक्षात, जो कि मार्शल आर्ट के जनक माने जाते हैं, उनके पास पूजा कराने आते हों। लेकिन राम की मर्यादा पुरुषोत्तम से राम को याद किया जाता है क्योंकि वो अध्यात्म उसमें जुड़ा है। ठीक उसी तरह से द्वापर में कंस महाबली हुआ करते थे, जरासंध बली थे, सब बड़े बड़े महाबली थे। लेकिन कृष्ण और अर्जुन का नाम लिया जाता है क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े थे। तो आज कलयुग में जो भी आज विद्वान हैं, जो भी महापुरुष है, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो कि ताकतवर होते हुए जिनके पास अध्यात्म नहीं है और खाली वो आगे अपने ताकत को दिखाना चाहते हैं, उनकी कहीं भी कभी भी पूजा नहीं हुई। इतिहास इस बात को नहीं मानता है कि मार्शल आर्ट या युद्ध विद्या बिना अध्यात्म का हो। वो उससे पराभव होता है, उससे समाज का कल्याण नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, अपने साहित्य में लिखा गया है कि संप्रार्थे संकल्प त्वराच सहज क्रिया ब्रह्मघातस चमत्कारो नियुद्धे षटकर्मता। कि ये 6 पिलर है, 6 खंड है एक मार्शल आर्ट के, जिसमें कि ये हमारे विद्वान समाज में, हमारे साहित्य में, हमारे समाज में पहले से ही लिखा गया है कि इसके बिना मार्शल आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे संस्कृत का एक श्लोक है बहुत बड़े कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक मार्शल आर्टिस्ट में या एक अच्छे व्यक्ति के बीच में और एक दुष्ट के बीच में क्या अंतर है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर विद्या जो है एक किसी दुष्ट आदमी को मिलता है तो विद्या विवाद के लिए में यूज कर देता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन जो है दूसरों को से धन खींचने में खर्च कर देता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति अगर है तो दूसरे को परेशान करने में खर्च कर देता है। लेकिन खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है कि अगर दुष्ट के बदले में अगर यही किसी सज्जन पुरुष को मिलता है तो ज्ञान, विद्या क्या करता है, ज्ञान के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन क्या करता है, दानाय, और शक्ति क्या करता है, रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये जब भी पॉसिबल है, ये जब भी एक सज्जन पुरुष में अगर ताकत आ गई, धन आ गया, विद्या आ गई, तो
तो जब भी पॉसिबल है, जब तक कि अध्यात्म उसके पास में ना हो। तो अध्यात्म की श्रेणी मार्शल आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उसी तरह से है कि बिना आपके पास ताकत हो और अगर आप समाज के उत्थान के लिए आप गरीबों की सेवा में न लगाए तो उस मार्शल आर्ट का मेरे हिसाब से कोई मीनिंग नहीं है। आप चाहे वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं, चाहे बहुत बड़े शक्तिशाली हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसा कि सर हम लोगों ने देखा है रामायण में हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में युद्ध किया तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है मार्शल आर्ट से। और एक कृष्ण भगवान ने जब कंस से युद्ध किया तो वहाँ भी मल्लयुद्ध था जो मार्शल आर्ट ही था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है अगेन आपका कि मल्ल युद्ध तो हमारे यहाँ पहले शुरुआत से ही सतयुग से ही शुरू है। नरसिंह भगवान का जब भी हिरण्याकश्यप वाली जो कहानी है उसमें भी मल्ल युद्ध हुआ। इसके बाद में हनुमान जी के जो बहुत से या अंगद के प्रसंग है उसमें मल्ल युद्ध का प्रसंग है। जरासंध के साथ जो प्रसंग है या भीम और दुर्योधन का प्रसंग है। तो मल्ल युद्ध तो हमारे मार्शल आर्ट का एक विशेष ही अंग था। अगर आप देखेंगे, आप बनारस के हैं तो वहाँ पर पहले हमारे यहाँ मुष्टि कुश्ती होती थी, मुष्टि कुश्ती होती थी या कुश्तियाँ होती थी। हमें याद है कि हम हर एक जमींदारी घराने में अखाड़ा हुआ करते थे। हमारे यहाँ भी हमारे घर के पर अखाड़ा हुआ करता था जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। मैंने देखा है कि हमारे चाचा, दोनों चाचा पहलवान हुआ करते थे और वो अपने हाथ से अखाड़े को खोदते थे, हल्दी डालते थे, दूध डालते थे और वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये तो हमारे शास्त्र और साहित्य में पहले से ही रखा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दुर्भाग्य है कि हम अपने, जैसे वो कहावत है कस्तूरी किसे वो है कि कस्तूरी मुंडल बसे मृग ढूंढे मग माए, कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही बसता रहता है लेकिन जो मृग है वो उसकी सुगंध को के लिए दुनिया में घूमता है। हम अब जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कोरिया जाते हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ खुद ही हमारे पास में इतनी विद्याएं थी। मुझे याद है कि मैं जब बचपन में गांव जाता था और हमारे यहाँ ताजिया उठती थी, उसके हिसाब से मैंने मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग के लिए लिया। वहाँ पर एक उस्ताद आते थे जो कि हमारे मुस्लिम युवाओं को सिखाते थे और मैं भी उसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो हमारे चाचा जी हमको उसमें सिखाने की से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी सीखना है। तो वहाँ पर उस्ताद जो थे वो सिखाते थे बाना, बिनवट, लकड़ी, वो सिखाते थे 4 हाथ लकड़ी, 5 हाथ लकड़ी, 10 हाथ लकड़ी, वो सिखाया जाता था। लेकिन आज वो विद्याएं खत्म हो रही हैं। मैंने देखा है कि वो आज अर्निस के नाम से, काली के नाम से लोग फिलीपींस और दूसरे कंट्री से सीख के आते हैं, जबकि हमारे यहाँ गाँव में होती थी, बाना चलता था, बिनवट। महाराष्ट्र में आप जाइए वहाँ पर पाटा चलता है, तलवारबाजी होती थी, बाना, बिनवट, बनेठी घुमाते थे लोग। लेकिन हम उसको अपनी विद्या को छोड़ करके वो दूसरी विद्याओं को पकड़ने के चक्कर में पड़ गए। एक मैं लाइटर मोड में बोलूँगा कि अपनी बीवी कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन पड़ोसी की बीवी सबसे अच्छी लगती है। तो वही हालत है मार्शल आर्ट का। हम अपनी चीज़ को भुला करके, अपनी चीज़ों को भूल करके वो दूसरे जगह पर जा रहे हैं। हमारा साहित्य, संस्कृत इतना आगे है कि उसको हमारे पास में वर्णन करने के लिए बहुत समय लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत से एपिसोड बना सकते हैं और जब भी टाइम मिलेगा तो हम बात करेंगे इस पर। सर एक चीज़ और कि आने वाली पीढ़ी इससे कैसे लाभान्वित हो, जैसे कि हम लोग पुरातन समय से देखते आ रहे हैं, इन चीज़ों को नए बच्चों में कैसे ढाला जाए, उस पर एक अपना विचार दें और हम लोग को आशीर्वाद दें। आज के भागम भाग जीवन में गलती कहाँ पर कर रहे हैं? हम पेरेंट गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चे को इस ट्यूशन में भेज दे रहे हैं, उस ट्यूशन में भेज रहे हैं, लेकिन उस ट्यूशन में क्या सिखाया जाता है उसके बारे में हम कभी ख्याल नहीं करते हैं। अभी वो इंस्ट्रक्टर कैसा है, उसको नॉलेज कैसा है, किस चीज़ का कितना ज्ञान है, वो कुछ हम मालूम नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं इवैल्यूएट करने का। हम खुश होते हैं कि हमारा लड़का जो है वो जल्दी से जाए, ब्लैक बेल्ट बन करके आ जाए। मैं मार्शल आर्ट में प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं क्लासेस नहीं चलाता हूँ, शौक बस करता हूँ क्योंकि एक हमारी हॉबी है। तो मैं देखता हूँ लोग आते हैं तो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हमारा लड़का कितने दिन में ब्लैक बेल्ट बन जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के ज़माने में ब्लैक बेल्ट कितने दिन में बन जाएगा। उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि मार्शल आर्ट की
क्या परंपरा है। अभी तो मैं रिसेंटली मैं देख रहा हूँ करीब 2 साल से कोरोना में रोज चैंपियनशिप चलता है, और कभी कभी तो ऐसे चैंपियनशिप का मेरे पास में एडवर्टाइजमेंट आता है, मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। उसके अंदर कराटे, जूडो, आइकिडो, ताइक्वांडो, वुसू, जो भी नाम लीजिए सबको उनको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हर एक मार्शल आर्ट जो है वो किसी पर्पज से डिजाइन हुआ है। कराटे का पर्पज अलग रहा है, आइकिडो का पर्पज अलग है, ताइक्वांडो का पर्पज अलग है। तो हर एक मार्शल आर्ट का एक पर्पज है ज्वाइन करने का। वो एक मार्शल आर्ट दूसरे मार्शल आर्ट से फाइट कर ही नहीं सकता है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है, मिक्स मार्शल आर्ट्स बोल देते हैं और चलो जब उसमें सब कुछ होने लगता है। तो जो आपका प्रश्न है कि आने वाले समाज को, आने वाले जनरेशन को हम कैसे शिक्षित करें, तो उनको शिक्षित करने से पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों तक पहुंचाएंगे। अगर हम घर पे पूजा पाठ करेंगे तो लड़कों में पूजा पाठ करने की आदत आएगी, हम घर पर चीयर्स करेंगे तो लड़कों में चीयर्स करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि वो तो हमारे फुट स्टेप पर चलते हैं। कहावत है कि एक बाप ने अपने बेटे से बोला कि बेटा जरा संभल के चलना। तो बेटे ने बोला कि पिताजी मुझे क्या संभलने की ज़रूरत है, संभलना तो आपको है, हमें तो आपके कदमों पर चलना है। तो उस तरह से तो आज जनरेशन को हमको सिखाना है कुछ, अगर कुछ ज्ञान देना है तो पहले हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। संस्कृत का श्लोक है बहुत बड़ा, एक बहुत बार बोला जाता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों के बिना इंसान जो है पशु के समान ही है। खाली उसमें और पशु में यही अंतर है कि उसके पास में उसके पूंछ और सींग नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज इतने भागम दौड़ में पड़ रहे हैं ना, तो साहित्य सीखते हैं ना, संगीत सीखते हैं ना, कोई कला सीखते हैं। अगर आप कला की बात कर रहे हैं, मार्शल आर्ट एक कला है, तो उस कला को आपको सीखना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पैसा दे दिया, मैं सर्टिफिकेट दे दिया और आप कलाकार हो गए। वो आपको जितना सीखेंगे उतना कम होता है। एक कहानी है कि एक मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के पास गया, एक गुरु के पास गया, बहुत फेमस गुरु के पास, और उसने बोला कि गुरुदेव मुझे आपकी कला सीखना है। तो उसने बोला कि मैं ये कला सीखने में मैं कितने दिन में सीखूंगा तो पारंगत हो जाऊंगा। तो वो बोले कि 3 साल लगेगा आपको पारंगत होने में। तो वो बोला कि अगर मैं सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करूं तो कितना दिन लगेगा? तो बोले कि 5 साल लगेगा। तो बोला क्या बात कर रहे हो, अगर मैं दिन भर प्रैक्टिस करूं तो बोले कम से कम 7-8 साल लगेगा। तो बोले अगर मैं कभी कभी आऊँगा तो आप बोले 3 साल में, फिर मैं सुबह शाम करूँगा तो 5 साल में, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करूँगा तो 8 साल 7 साल लगेगा। ये माजरा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि जितना आप सीखते जाओगे उतना आप अपने आप को खाली महसूस करोगे, आप और सीखने की कोशिश करोगे। तो कला का कोई अंत नहीं है। कला बोला जाता है आर्ट इज परफेक्ट, वी आर इम्परफेक्ट। कला एक पूर्ण है और हम अपूर्ण है। वो पूर्णता को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक कलाकार, एक बांसुरी वादक से सीखी देखिए, एक फोक सिंगर से देखिए, वो कितनी मेहनत करते हैं। सुबह उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 4-4 घंटा 5-5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 84-85 पे प्रैक्टिस करता था, सेंसाई मिस्त्री उस समय संदान हुआ करते थे, और उस समय सुबह शाम हमारे साथ खुद प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने के बाद भी वो घर जाके खुद प्रैक्टिस करते थे। सुबह क्लास चलती थी 6 बजे से 8 बजे हम प्रैक्टिस करते थे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता था, तो ट्यूसडे थर्सडे वो खुद आके प्रैक्टिस करते थे। हम लोग कभी बंकिंग भी करते थे, लेकिन वो आते थे ट्यूसडे थर्सडे प्रैक्टिस करते थे, और सैटरडे शाम को प्रैक्टिस करते थे। शाम को हमारी क्लासेस चलती थी उस टाइम पर 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे से। 6 बजे से 8 बजे शाम को जनरल क्लास होती थी, और 8 से 9 सीनियर क्लास होता था। हमें मालूम नहीं पड़ता, आप हंसोगे, उस ज़माने में जब भी हम प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करके घर जाते थे, टॉयलेट में बैठते थे, तो उसमें फ्लश, ऐसा वाला फ्लश नहीं था, उसमें ऐसे वाला फ्लश था जहाँ पर कि तार लटका रहता, जंजीर लटका रहता था। तो हर एक 4-5 महीने में एक जंजीर टूटी जाती थी, क्योंकि हम उठ ही नहीं सकते थे, इतना प्रैक्टिस होता था। तो घर पे हम लोग को, घर वाले जो थे हम लोगों को चिल्लम चिल्ला करते थे। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और जितना आप खाली लोग जो है कि जल्दी से फास्ट, आर्ट फास्ट चीज़ नहीं है, जितना आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे। बिना अध्यात्म का, मैं अगेन आप यहाँ पर
कंक्लूड करूँगा कि बिना अध्यात्म का मार्शल आर्ट का सीखने का मीनिंग और कोई उसका औचित्य ही नहीं है। क्योंकि जब तक मार्शल आर्ट खाली किक और पंच से रिलेटेड नहीं है, मार्शल आर्ट जीवन है, एक आर्ट है। ये जीव कैसे जिया जाता है, जिंदगी कैसे जिया सकती है। कोई टीचर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई नौकरी करने वाला होगा, वो उसमें मार्शल आर्ट को आप कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रसंग देता हूँ मैं कि ओकिनावा कराटे का बर्थ प्लेस है। वहाँ पर से जर्नी जो जापान पहुँचा, वहाँ से जुत्सु कन्वर्ट हुआ डू में। इसके ऊपर कभी हम आपसे ज़्यादा बात करेंगे। वहाँ पर जो लाइफ सेविंग होते थे, लाइफ प्रोटेक्शन, ओकिनावा पीपल प्रैक्टिस करते थे मार्शल आर्ट लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब वो आर्ट जापान पहुंचा, मेनलैंड जापान पहुंचा, और वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, और जब ये सब शांत हो गया 1947-50 की तक के बाद में, ये कन्वर्ट हो गया डू में। करें क्या, अब तो मारामारी करना नहीं है, अब प्रोग्रेस करना है, लाइफ को आगे प्रोग्रेस करना है। तो जुत्सु कन्वर्ट हो गया डू में। डू मीन्स द वे। तो कराटे डू हो गया, आइकिडो हो गया, केंडो हो गया। पहले वही था, आइकी जुजुत्सु था, कराटे जुत्सु था, आइकी जुजुत्सु था, तो जुत्सु कन्वर्ट होकर डू हो गया। तो डू मतलब पहले जब तक जुत्सु था उसमें अध्यात्म नहीं था, रोज मारामारी करते थे। जापान का इतिहास आप पढ़ेंगे तो जो आज जापान है वैसा नहीं था। वहाँ पर बहुत से हिंसाएं होती थी, बहुत से मारामारी होता था। लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया डू में, जापान आज एक छोटा सा कंट्री है और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 135 करोड़ 40 करोड़ की हमारी आबादी है, वो हमको लोन देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को डू कर दिया, जुत्सु से डू डाला। डू मतलब अध्यात्म डाला, जिसमें अध्यात्म का मतलब क्या, जो है डिसिप्लिन, अनुशासन। वो जो अनुशासन, मानसिक अनुशासन, कि जिस हर एक चीज में हमसे कोई दुखी ना हो जाए, उसका अनुशासन, वो अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब ये नहीं कि हम बैठ करके खाली पूजा करें, योग करें और परमात्मा को याद करें, ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का ये मतलब होता है अनुशासन। अध्यात्म जो आत्मा को समझे, जो कि समझने की कोशिश करे, वो काम हम न करें दूसरे के लिए, जो काम हमें बुरा लगे, वो अध्यात्म है। बाकी चीज़ें तो जो आप जितने भी दर्शन शास्त्री हैं उनसे बात करेंगे, महात्माओं से बात करेंगे, अध्यात्म के बारे में बहुत बात करेंगे। लेकिन मेरी परिभाषा है, जो कि मुरी आत्मा को बुरा लगता है वो काम नहीं करना चाहिए, वही अध्यात्म है। तो आज हम लोगों ने जाना कि अध्यात्म और आत्मरक्षा का क्या सामंजस्य है। इस नए वर्ष के पहले दिन हम मोरल ऑफ द स्टोरी जो समझ में हमें आती है वो ये है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास ही हमारे मोक्ष का मार्ग है। और निरंतर अभ्यास करने से ही हम अपने आप को आध्यात्म से जोड़ सकते हैं और एक नए दिशा और नए मार्ग पे चल सकते हैं। इस शब्दों के साथ मैं आदरणीय श्री डी.वी. राय सर का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस ज्ञान के लिए। और इस वर्ष से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं आत्मरक्षा को आध्यात्म से जोड़ने का। उसमें निरंतर हमारे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, आप उसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।